हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपेक्स स्टूडियो इंग्लिश ट्रिक ज्ञान। मैं मेहराब शेख और आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस न्यू वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डबल फिलर्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि व्हाट इज़ डबल फिलर्स, ये क्या होता है, इसके बारे में बात होगी और इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। डबल फिलर्स के क्वेश्चन ज़्यादातर CGL 2 या फिर बैंक्स के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ये जानना चाहिए, इसलिए मैंने आज आपके लिए ख़ास कर ये वीडियो बनाया है। तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप इसके ट्रिक्स को समझ सकें। इसमें मैंने 10 क्वेश्चन लिया है और ये एक तरह का टेस्ट के जैसा होगा जिसमें आपको हर क्वेश्चन में 10 सेकंड का एक टाइमर लगा होगा ताकि आप 10 सेकंड के अंदर उसको बना सकें, और अगर नहीं तो 10 सेकंड के बाद मैं उसको बना दूंगा। ओके, तो ये टेस्ट टाइमर के साथ है। क्वेश्चन आप पहले बनाएं फिर मैं बनाऊंगा, तो वीडियो को ज़रूर पूरा एंड तक देख लीजिएगा। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। या दिस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। टू टाइम प्लेस गो फुट एंड नॉट बाय बस। ऑप्शन है किल टूवर्ड्स, यूटिलाइज ऑन, गेन ऑन, स्पेंड विद। देखिए दोस्तों, करना ये होता है कि एक सेंटेंस है जिसमें आपको दो खाली स्थान मिलता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है डबल फिलर्स। और जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो एक ही सेंटेंस में एक ही खाली स्थान होता है, तो वो फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। पर डबल फिलर्स में आपको एक सेंटेंस में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 तक भी जा सकते हैं, बट 2 ही रहते हैं। ओके, अब करना क्या होता है कि आपको ऐसा कोई ऑप्शन चूज़ करना होता है। अगर बैंक का क्वेश्चन है तो यहाँ पे एक ऑप्शन और होगा, यानी ऑप्शन ई, यानी 5 ऑप्शन होंगे। लेकिन SSC में आप जैसा कि जानते हो कि 4 ही ऑप्शंस होते हैं, तो यहाँ पे आपको मैंने 4 ऑप्शन से दिए। ठीक है, वैसे भी ज़्यादा ऑप्शन में कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहता है, कम ऑप्शन में कन्फ्यूज़न कम रहता है, तो आपके सहूलत के लिए मैंने ऐसा किया। नाउ इसमें से कोई एक पेयर, जो यहाँ देखिए पेयर बना के आपको ऑप्शन दिया गया, तो कोई एक पेयर यहाँ पे करेक्ट है, या तो ये या ये या ये या ये, कोई एक पेयर करेक्ट है। अब चूँकि पेयर की बात है तो जो दोनों तरफ वर्ड्स आएंगे वो पेयर में हैं और वो दोनों फिट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक वर्ड फिट हो रहा है, जैसे यहाँ पे किल आ गया तो ठीक है, लेकिन टू वर्ड्स यहाँ फिट नहीं हो रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। तो आपको ऐसा पेयर चुनना है जिसके दोनों शब्द दोनों खाली स्थानों में सुटेबल हों और फिट हों। ठीक है, अब ये तो हो गई। अब ट्रिक क्या है इसका? तो ट्रिक ये है कि अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है जिसका एक फिट हो गया पर दूसरा नहीं हुआ, तो वो छांटने में आसानी होता है कि वो आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये इसका बेहतरीन ट्रिक है। इसके अलावा ग्रामर, वोकैब, जो भी ज़रूरत पड़ेगा आप उसका इस्तेमाल करके क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो बाकी बात है जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तब आपके सामने होगी। फ़िलहाल आपके पास समय है 10 सेकंड का, आप उसको बना लीजिए, उसके बाद आप आंसर देख सकते हैं। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दोस्तों, तो अब आपने बना लिया होगा, तो अब इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। तो कहता है कि टू टाइम और प्लीज़ गो, यानी जाओ, फुट एंड नॉट बाय बस। आपने बड़ा दिमाग लगाया होगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर मैं आपको डायरेक्ट बता दूं तो भी ठीक है। चलिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि गो के साथ ऑन जाता है, या तो ये होगा फिर या फिर ये होगा, गो ऑन। ठीक है, ये डायरेक्ट हो गया। आपने किल भी सोचा होगा कि टाइम को क्या कर सकते हैं,
देखिए खाली स्थान जब भी हम बनाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में या उसके पहले जो भी वर्ड होता है उसके बारे में हम सवाल करते हैं कि इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं। तो हमने पूछा टाइम को क्या कर सकते हैं, तो टाइम किल किया जाता है, ठीक है, टाइम यूटिलाइज होता है, ठीक है, टाइम गेन भी होता है, ठीक है, टाइम स्पेंड भी होता है। तो इस तरफ से चला जाए तो सारे के सारे यहाँ पे सूटेबल हैं, ठीक है, यहाँ तक में सब सूटेबल है। टाइम किल, टाइम यूटिलाइज, टाइम को किल करते हैं, प्रयोग करते हैं, हासिल करते हैं, खर्च भी करते हैं। लेकिन इधर से चलेंगे तब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि सूटेबल कौन है। तो हमें दोनों तरफ का बराबर चाहिए ना, जो कि फिट हो जाए, दोनों तरफ वाला फिट हो जाए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ गो लगा हुआ है खालिस्तान के पीछे, तो गो ऑन जाएगा। और दो जगह है, या तो ये या ये, मतलब ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। मतलब टाइम किल होता है लेकिन आगे में गो के साथ टूवर्ड्स नहीं होगा। ऐसा नहीं कि गो टूवर्ड्स नहीं होता है, लेकिन फुट भी लगा हुआ है ना। तो ये एक फ्रेज आपने पढ़ा होगा, गो ऑन फुट, मतलब पैदल चलना। ओके, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं ऑन का, तो ऑन ही जाने वाला है। अब है कि टाइम को यूटिलाइज करने के लिए हमें पैदल जाना चाहिए। ऐसा कभी आपने सुना है कि आपको टाइम का यूटिलाइज करना है तो पैदल जाओ, बस से नहीं जाओ? भाई अगर हम पैदल जाएंगे तो हमारा टाइम यूटिलाइज थोड़ी होगा, टाइम तो हमारा किल हो जाएगा ना, बर्बाद हो जाएगा। अगर हम बस से जाते हैं तो हमारे पास समय ज़्यादा रहेगा, तो हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। तो टाइम यूटिलाइज करने के लिए पैदल नहीं जाते हैं, इसका मतलब टाइम यूटिलाइज नहीं होगा। तो टाइम को क्या कर, मतलब पैदल ने बस से जाते हैं, ठीक है, यूटिलाइज करने के लिए। तो बचा कौन? गेन। अब ऐसा क्या सिचुएशन है, देखिए टाइम को गेन करने की बात हो रही है यहाँ पे, कि अगर आपको मान लीजिए कि कहीं पहुँचना है और पहुँच के कोई जवाब देना है किसी सवाल का, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चाहिए। अब अगर आप वहाँ जल्दी से पहुँच गए, यानी बस से, बाइक से, तब तो आपके पास टाइम मिला नहीं, है ना, तो फिर आपको तुरंत जाके जवाब देना होगा, सोचने का भी टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमको टाइम चाहिए, यानी कि हमको ज़्यादा टाइम मिले। तो वक्त ज़्यादा कब मिलेगा? जब हम पैदल जाएंगे, ऑन फुट रहेंगे। इसलिए जाएगा टू गेन टाइम प्लीज़ गो ऑन फुट। टाइम को यहाँ यूटिलाइज करने की बात नहीं हो रही है, टाइम को गेन करने की बात हो रही है कि टाइम को गेन करने के लिए पैदल चलना पड़ता है, यूटिलाइज करने के लिए बस से चलिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? किल करने के लिए भी पैदल जा सकते हैं, मगर किल के बाद यहाँ टूवर्ड्स नहीं आएगा, यहाँ पे गो के साथ फुट के लिए। तो क्लियर हो गया कि हमारा आंसर कौन सा जाएगा? सी जाएगा, कि टाइम को गेन करने के लिए हमें ज़्यादा समय मिले, इसके लिए हमें पैदल चलना होगा। वरना बस या कार या बाइक से गए तो जल्दी पहुँचेंगे, तो हमारे पास टाइम कम होगा, तो हम सोचना कम करेंगे, यानी कि कोई फ़ायदा नहीं होगा। बात समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, और उसके लिए भी आपके पास टाइम 10 सेकेंड है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, तो आपने बना लिया होगा, अब इसको पढ़ लेते हैं। मोहन अ बिट ही वॉज नॉट इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अटेंड द सेरेमनी। कह रहा मोहन को इनवाइट नहीं किया गया और उसके दोस्त के द्वारा कोई सेरेमनी या पार्टी है उसको अटेंड करने में। तो अगर हमने थोड़ा सा सोचा होता कि भाई मोहन को इनवाइट नहीं किया गया किसी सेरेमनी में या पार्टी को अटेंड करने में, तो कैसा लगेगा मोहन को? तो मोहन को कैसा लगेगा? सरप्राइज़, चलिए हो सकता है सरप्राइज़ लगेगा। एंगर हो सकता है, कंप्लेन बिल्कुल हो सकता है, ग्रम्बल मतलब भी शिकायत, ग्रम्बल कंप्लेन सिनोनिम हो गए। तो ये सारे हो सकते हैं, पर इधर से भी तो होना चाहिए ना। तो इसका मतलब कि हम इधर से नहीं जा सकते, इधर से भी हमको चलना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो मोहन को सरप्राइज अबाउट ही वॉज नॉट, अगर सरप्राइज ले लेते हैं इन केस, तो क्या यहाँ फिट होगा कि मोहन सरप्राइज हो गया थोड़ा सा किस बारे में? तो भाई सरप्राइज अबाउट नहीं होता है, सरप्राइज के साथ अबाउट नहीं लगाते हैं। और यहाँ दूसरा सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो कंजंक्शन से होती है, यानी हम वेन लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है,
या इस टाइप के और भी कंजंक्शन सिंस भी लगाएं तो भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पे अबाउट नहीं होगा। अब अबाउट नहीं होगा तो सरप्राइज का भी होना कोई काम का नहीं है। उसी तरह एंगर्ड, एंगर्ड जा सकता है लेकिन यहाँ सिंस नहीं जाएगा कि मोहन गुस्सा हुआ चूँकि उसको इनवाइट नहीं किया गया, नहीं चूँकि नहीं, या क्योंकि चाहिए, या जब चाहिए कि वो कब गुस्सा हुआ होगा, जब उसको इनवाइट नहीं किया गया होगा, तो ये भी सेंस नहीं दे रहा। कंप्लेन, चलो ठीक है, मोहन कंप्लेन किया लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए ये भी नहीं जाएगा। और बिफोर ही वॉज नॉट इन्वाइटेड, इन्वाइट नहीं हुआ इसके पहले कंप्लेन किया, ऐसा थोड़ी होता है। इन्वाइट नहीं हुआ उसके बाद कंप्लेन होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन, पहला, कि मोहन ग्रम्बल्ड, यानी मोहन ने शिकायत की। ग्रम्बलिंग का मतलब होता है एक ही बात को बार बार कहते रहना कंटिन्यूसली, इसको शिकायत करना कहते हैं। तो ये ग्रम्बल हो गया। ग्रज वगैरह होता है कब, जब उसको इनवाइट नहीं किया गया उसके दोस्त के द्वारा किसी सेरेमनी या उत्सव में। ओके, तो यहाँ मेन वर्ड जाएगा ग्रम्बल। तो बाकी जो छड़ गए वो आंसर नहीं हो सकते। क्लियर है? चलिए, अगर कहीं डाउट है तो क्वेश्चन कमेंट में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वी हैव 10 seconds. Time starts now. आपने बना लिया होगा, पढ़ लेते हैं। माई नॉलेज मिस्टर राकेश हैज़ ए प्रेजुडाइज फॉरेनर्स। कहता है कि मेरा नॉलेज मिस्टर राकेश के पास प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज का मतलब होता है कि आप पक्षपात करते हो, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि आप पहले से किसी चीज़ के बारे में सोच लिए हो कि वो अच्छा है या फिर बुरा है, पहले से सोच लिया। इसको प्रेजुडाइज कहते हैं। एक तरह से पूर्व कल्पना, पूर्वाभास, समथिंग, कि आपने पहले से मन में ऐसा बना लिया है कि वो गलत है तो गलत है, अब भले वो सही हो तो भी आपको वो गलत ही लगता है, तो उसको प्रेजुडाइज कहते हैं। तो मिस्टर शर्मा राकेश जो हैं वो फॉरेनर्स के प्रति उनको प्रेजुडाइज है, मतलब वो उनको हमेशा गलत नज़र से देखते हैं, या देखते हैं कि वो हमेशा गलत है या उनको गलत मानते हैं। चलिए, अब यहाँ पे हम सोचते हैं कि क्या होगा। माई नॉलेज, तो माई नॉलेज के साथ क्या जाएगा, फॉर माई नॉलेज, विद माई, इन माई। मेरे हिसाब से यहाँ में तीनों में से कोई नहीं जाना चाहिए। इन माई नॉलेज इज़ मच बेटर, कि मेरे नॉलेज में या मेरे हिसाब से, ठीक है। जैसे इन माई ओपिनियन बोलते हैं ना, मेरे ओपिनियन से, तो यहाँ पे एक तरह की ओपिनियन ही तो बताई जा रही है कि मेरे ओपिनियन में मिस्टर राकेश जो है उनको प्रेजुडाइज है विदेशियों को लेके, कि उनसे वो नफ़रत करते हैं, और क्यों करते हैं ये बात उनको समझ में आती है। तो जैसे इन माई ओपिनियन करते हैं वैसे ही इन लगेगा। अब अगर यहाँ इन लगेगा तो फिर फोर भी जाना चाहिए, तो प्रेजुडाइज के साथ फोर भी लगता है और अगेंस्ट भी लगता है, बट यहाँ तो इन आ रहा है ना, तो अगेंस्ट वाला ये दोनों नहीं जाएगा, तो बचा फिर पहला, तो ये फोर हो जाएगा कि उनको प्रेजुडाइज है फॉरेनर्स के लिए, विदेशियों के लिए, कि वो उनको हमेशा गलत ही मानते हैं। क्लियर है? चलें आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, समय 10 सेकेंड्स। चलिए, तो अब आप इसको पढ़ लीजिए। दिस वेयर मतलब कसम खाना, बाय द सेमी डिवाइन फॉर हर वर्क while others point out that not all her actions are above. ओके, कहते हुए कसम खाते हैं किसी का वर्क को लेके कि उसका वर्क सेमी डिवाइन है, मतलब बहुत अच्छा एक तरह से उसके काम की कसम खाते हैं। लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि उसके सारे काम जो हैं किससे परे नहीं है। तो चलिए, तो बात कर लेते हैं सेंटेंस में। यहाँ देखिए, मैंने बताया था खाली स्थान के आगे पीछे जो शब्द है उससे कोई क्लू मिलता है। तो वर्क को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ ऑफ लगाओ, मतलब यहाँ पे एक नाउन चाहिए। टेम्परामेंट ऑफ वर्क, तो वर्क का टेम्परामेंट होता है, नहीं होता, आदमी का टेम्परामेंट होता है। स्केल ऑफ वर्क नहीं होता, यहाँ वर्क का कोई मापदंड की बात नहीं हो रही है। कैरेक्टर ऑफ वर्क, वर्क का कैरेक्टर नहीं होता है, वर्क की प्रॉपर्टी हो सकती है या फिर नेचर हो सकता है, ठीक है। तो तीनों छड़ गए, अब तीन में से कोई नहीं जा रहा है वहाँ पे, इसका मतलब कि जो बचा वही आंसर हो गया, तो सी हो जाएगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे कॉमन सेंस का यूज़ करते हैं। फिलर में
जहाँ ग्रामर की बात है वो ठीक है, लेकिन जहाँ वोकैब की बात है वहाँ पे कॉमन सेंस की ज़रूरत होती है। और कॉमन सेंस कहाँ से आता है? रीडिंग से आता है। इसलिए हम लोग कहते हैं बुक रीड करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाइल यू रीड यू लर्न सो मैनी थिंग्स। ओके, तो कहता है कि लोग कसम खाते हैं उसके काम की, जो कि वो नेचर ऑफ वर्क, उसका जो नेचर ऑफ वर्क है वो कैसा है? सेमी डिवाइन है, अलौकिक है, पूरी तरह से नहीं पर हल्का फुल्का ऐसे, मतलब अच्छा काम करती है। लेकिन दूसरे लोग कहते हैं नहीं, उसके सारे काम, कुछ तो ठीक है लेकिन सारे काम और अबव क्रिटिसिज्म। अबव कैसा? जजमेंट तो नहीं जाएगा कि जजमेंट से ऊपर है, तो ये ऐसे भी इधर से भी छट गया था। तो अबव क्रिटिसिज्म मतलब उसके सारे काम क्रिटिसिज्म से ऊपर हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इज़ दैट क्लियर? ओके, मतलब सारे काम अच्छे नहीं हैं, कुछ अच्छा है पर सारे काम ऐसे नहीं कि उसमें हम आलोचना नहीं कर सकते या उसमें कोई नुक्स नहीं निकाल सकते, नुक्स निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और वी हैव 10 seconds, 1 second. वेल, डिस्ट्रिक्ट फाइनल मॉस्को, किसी गेम की बात हो रही है, मैं उतना डीप में नहीं किया जानकारी के लिए। चलिए, कोई मॉस्को में कोई हिस्टोरिक फाइनल गेम हुआ होगा जहाँ टेम्परेचर -30 डिग्री हो गया। ओके, और विल बी रिमेंबर, उसको याद रखा जाएगा कई चीज़ों के लिए, फ्रॉम द ऑन कोर्ट कॉम्पिटिशन, जो कंपटीशन हुआ उससे लेकर पैट्रियोटिक क्राउड तक, और जो वहाँ पे भीड़ थी देशभक्तों की, उस भीड़ को लेकर, उस गेम को लेकर, ये सब याद रखा जाएगा। तो ये कोई शायद ओलंपिक गेम की बात हो रही होगी, मुझे हल्का सा याद आ रहा है, ऐसे कुछ था, मॉस्को में हुआ था। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं और हमारा आंसर क्या होगा। तो यहाँ बात हो रही है टेम्परेचर की, जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ जितने वर्ड लिए गए वो नेगेटिव है, यानी घटना, डिक्लाइन, घटना। शॉर्ट का मतलब तो शूट का V2 है, SHOOT शूट होता है, उसी का V2 शॉर्ट हो गया, तो ये छोड़ दीजिए, यहाँ मीनिंग ही नहीं आ रहा, टेम्परेचर शूट नहीं होता। और डिवाइड, अगर शूट होता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बढ़ने के अर्थ में होगा, यहाँ घटने की बात हो रही है। डाइव है, डिवाइड नहीं। डाइव मतलब गोता लगाना, पानी में गोता लगाते हैं, डाइवर्स गोताखोर होते हैं, तो ये भी नेगेटिव है। और प्लमेट मतलब भी गिरना होता है। चलिए, तो कौन सा जाएगा? तो टेम्परेचर डिक्लाइन नहीं होता है, पहली बात, टेम्परेचर डिक्लाइन नहीं होता। डिक्लाइन मतलब होता है पतन होना, ये डिक्लाइन टेम्परेचर के लिए यूज़ नहीं करते। शॉर्ट तो लेना नहीं है, यहाँ पे सेंस नहीं दे रहा। डाइव यानी गोता लगाना, ये भी नहीं होगा। अच्छा चलिए, अगर डाइव का मतलब हो भी गया कि नीचे जा रहा है टेम्परेचर 30 डिग्री, वो भी माइनस में है, तो यहाँ जो क्राउड है उसको फेरोसस नहीं कह सकते। फेरोसस का मतलब हो गया भयानक, भयंकर, घातक, जैसे टाइगर है, गरजता है तो फेरोसस लगता है ना, तो वो उसके लिए यूज़ हो सकता है। इस भीड़ को हम फेरोसस नहीं कह सकते। तो बचे फिर प्लमेटेड एंड फियर्सली। प्लमेट मतलब गिरना होता है। प्लमेट, प्लम जैसे कि कोई प्लेनेट गिर रहा हो, ऐसे याद करने का ट्रिक होता है। प्लमेट तो बहुत तेज़ी से किसी चीज़ का गिरना, इस प्लमेट। ठीक है, तो टेम्परेचर 30 डिग्री हो गया, ये प्लमेट हो गया, एकदम ड्रास्टिकली गिर गया। ओके, और जो क्राउड है वो फियर्सली हो गया। फियर्स से बना, फियर्स का मतलब थोड़ा सा एंथुजियास्टिक भी कह सकते हो, बहुत ही उत्साह भरा, और हिंसक भी आप कह सकते हो, वायलेंट हो जाना। ठीक है, तो कुछ लोग गेम देखते हैं तो थोड़ा वायलेंट हो जाते हैं, उनका जो जोश है, उत्साह, वो इतना अधिक हो जाता है कि वायलेंट हो जाते हैं। तो फियर्सली मतलब वायलेंटली। तो मॉस्को शहर का जो टेम्परेचर गिर गया था, उसी समय कंपटीशन भी था, और जो वहाँ लोग थे वो सारे वायलेंट भी हो रहे थे, मतलब जोश की वजह से। ओके, तो सही आंसर हो गया डी, प्लमेटेड, यानी टेम्परेचर घट गया -30 डिग्री, और कंपटीशन को और उसके देशभक्त भीड़ को भी याद रखा जाएगा, जो कि बहुत ही वायलेंट हो रहे थे उस समय। ओके, चले आगे बढ़े आते हैं फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। यू हैव 10 seconds. चलिए, तो बिसाइड्स द आइटम्स फ्रॉम द अलमीरा, डॉक्यूमेंट्स वर ऑल ओवर द फ्लोर। ऐसा लग रहा है कि बात हो रही है कि कुछ आइटम्स हैं और जो अलमीरा से मिसिंग है, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है फ्लोर पे बिखरे पड़े हैं।
तो आपने समझ लिया होगा कि मैं कहाँ आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, तो जो बिसाइड्स मतलब के अलावे, बिसाइड्स द आइटम फ्रॉम द अलमीरा, कि जो अलमीरा से आइटम्स, तो अलमीरा में जो आइटम थे वो क्या हुए, डिप्राइव। डिप्राइव मतलब वंचित होता है, तो स्कैटर्ड ऑल ओवर तो होगा, लेकिन जो आइटम्स, जिन वस्तुओं की बात हो रही है जो अलमीरा में थे, वो डिप्राइव नहीं होंगे। अगर गायब हो गए तो डिप्राइव नहीं होगा। डिप्राइव मतलब वंचित होना, किसी चीज़ से वंचित हो गया तो वो डिप्राइव हो जाता है। नेक्स्ट है, क्या वो चीज़ मिसिंग होगी, तो जवाब है हाँ, वो मिसिंग होगी। अलमीरा से कोई आइटम है वो मिसिंग होगा, डिप्राइव नहीं होगा। क्लियर तो बिल्कुल नहीं जाएगा, और अगर चला भी गया तो यहाँ स्प्लिट ऑल ओवर द फ्लोर नहीं होगा, है ना, कि सारे फ्लोर पे स्प्लिट हो गया। स्प्लिट का मतलब होता है कोई चीज़ है वो दो पार्ट में बढ़ गया, तो ये भी नहीं जाने वाला। डिसअपीयर, गायब हो जाना, तो ये अपने आप तो गायब नहीं हुआ होगा, तो डिसअपीयर भी नहीं होगा। स्प्रेड जा सकता है लेकिन ये डिसअपीयर नहीं होगा। तो बचा कौन, मिसिंग। और ये आपके लिए नया वर्ड है, स्ट्रॉन। स्ट्रॉन का मतलब होता है कि कोई चीज़ स्कैटर्ड हो, बिखरा हो, और बड़ा ही अनटाइडी हो, गंदा सा बिखरा पड़ा हो, छितराया हुआ हो। ठीक है, तो कहता है कि अलमीरा से जो आइटम्स मिसिंग हुए थे उनके अलावे जो डॉक्यूमेंट्स है वो अब सारे फ्लोर पे, फर्श पे स्कैटर्ड थे, या बुरी तरह से, गंदे तरीके से बिखरा हुआ था। ठीक है, तो ये आंसर होगा आपका बी, मिसिंग एंड स्ट्रॉन। ओके, चले क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। तो यू हैव टाइम। Even if a man is found by a court, he has an to a higher court। जी हाँ, बिल्कुल आसान है, आपने समझ लिया होगा कि जब एक आदमी ज़िला के कोर्ट में या अपने राज्य के कोर्ट में फाइल करता है केस और वो हारता है, तो वो कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है ना। चलिए, तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो जब एक आदमी फाउंड, फाउंड व्हाट, फाउंड कन्विक्टेड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एन ऑनर्स टू हायर कोर्ट, ऑनर्स का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये नहीं जाएगा। सेफ, फाउंड सेफ बाय कोर्ट, कोर्ट के द्वारा सेफ किया जाए ऐसा कुछ नहीं होता। गिल्टी जा सकता है, इफ़ अ मैन इज़ फाउंड गिल्टी, कि अगर एक आदमी दोषी पाया जाता है किसी कोर्ट के द्वारा, तो वो हायर कोर्ट में क्या करता है, अपील करता है, हैज़ एन अपील टू हायर कोर्ट। तो अपील, ये आपका आंसर सही है और आपने भी समझ लिया होगा। डेरेलिक्ट का मतलब होता है जिसके पास घर नहीं है और सड़क पे सोता है, एक तरह से आप इसको बेघर भी कह सकते हैं। ओके, तो ये बड़ा आसान था, गिल्टी एंड अपील कर सकता है वो हाई कोर्ट में। क्लियर। चलिए दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको बनाइए। यू हैव 10 सेकेंड्स। देख लेते हैं क्वेश्चन। ड्यू टू रेनफॉल दे हैड टू कट इन वाटर सप्लाई। देखिए यहाँ पे एडियम यूज किया है, फ्रेजल वर्ब कह सकते हैं, कट इन मतलब कटौती करना। ओके, कहते हैं रेनफॉल के कारण उनको वाटर सप्लाई में कटौती करना पड़ा। अब सवाल है कि हेवी रेनफॉल के कारण वाटर सप्लाई में कटौती होगी क्या? कॉमन सेंस यूज़ करेंगे। जी नहीं, अगर हेवी रेनफॉल है तो पानी का अच्छा खासा सप्लाई होगा, तो ये नहीं जाएगा। इनएडिक्वेट, उसी तरह हैवी जैसा है, क्या सफिशिएंट भी है, कि अगर सफिशिएंट रेनफॉल हुई है तो क्या वाटर में उसके सप्लाई में कटौती होगी क्या? नहीं होगी। तो पहला और डी, चूँकि सेंस को अपोजिट कर दे रहा है इसलिए ये जाएगा नहीं। बचा इनएडिक्वेट, जा सकता है, ठीक है, कि अपर्याप्त रेनफॉल की वजह से जो वाटर सप्लाई है उसकी मतलब पानी की आपूर्ति में कटौती हुई है। स्कैंटी मतलब भी थोड़ा होता है, या अल्प, कोई चीज़ संख्या में, मात्रा में कम हो तो चलेगा। तो या तो बी या फिर सी। अब अगर हम सी ले लेते हैं तो इधर तो ठीक है स्कैंटी, पर क्या यहाँ होगा लिफ्ट, टू लिफ्ट कट इन? जी नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो बचा कौन सा? बचा आपका इम्पोज, की इनएडिक्वेट रेनफॉल यानी कि अपर्याप्त वर्षा के कारण उन्हें इम्पोज, इम्पोज का मतलब होता है किसी चीज़ को थोप देना, चाहो या ना चाहो, थोपना यानी कोई चीज़ को लागू करना भी कह सकते हो, लेकिन शर्त है कि चाहो या ना चाहो। इस कंडीशन में आपके ऊपर लाद दिया कि पानी हुई, बारिश हुई नहीं
तो जो वाटर सप्लाई है उसमें क्या किया, टू इम्पोज कट इन वाटर सप्लाई, कि ये चीज़ थोप दिया गया कि उनका वाटर सप्लाई कम कर दिया गया, पब्लिक चाहे ना चाहे पर कटौती कर दी गई। तो इम्पोज मतलब किसी चीज़ को थोप देना, जैसे टैक्सेस वगैरह क्या करते हैं, इम्पोज कर देते हैं। हम थोड़ी चाहते हैं टैक्स देना, पर सरकार हम पे लाभ देती है कि आपको ये टैक्स वो टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, और अब हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अभी आखिरी तो नहीं है, 9 है, तो आपके पास 10 सेकेंड्स है। When I listen to his cogent arguments, cogent का मतलब होता है कन्विंसिंग, यानी कि जो ऐसी चीज़ जो कि आपको कन्विंस कर दे और सही हो, ठीक है, इम्पैक्ट हो, जिसका फोर्स हो, तो कन्विंसिंग, ठीक है, कि मैंने उसका कन्विंसिंग आर्गुमेंट को सुना। ऑल माई, मेरे सारे डैश वर डैश, और मैं मजबूर हो गया एग्री होने में उसके उस नज़रिए से, पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ देखिए कि मैंने उसके आर्ग्यूमेंट को सुना, मेन पॉइंट पकड़िए, आर्ग्यूमेंट को सुना और मैं एग्री हो गया, ठीक है। तो क्या यहाँ पे क्वेश्चंस होगा कि ऑल माय क्वेश्चंस हो सकता है, ऑल माय डाउट्स हो सकता है। किसी के आर्ग्यूमेंट सुने तो आपके मन में सवाल होंगे, डाउट्स होंगे, और ये डाउट्स होंगे। ऑल माय सेंसेस नहीं होगा, ये कोई सेंस नहीं होता। आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद या तो डाउट होगा या क्वेश्चन होगा, तो ये नहीं जाएगा, ठीक है। अब या तो मेरा ए बी या फिर डी जाएगा। अब सवाल इधर है कि अगर मैंने ए ले लिया तो क्वेश्चन और आस्क एक ही सेंस देता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। दोनों एक ही सेंस दे रहा है, क्वेश्चन मैंने पूछना, आस्क मैंने पूछना। और डाउट और कंफर्म, देखिए डाउट या दो चीज़ होता है, या तो डाउट कंफर्म होता है या डाउट डिस्पेल्ड। डिस्पेल्ड का मतलब होता है कोई चीज़ ख़त्म हो जाना, एंड हो जाना, यानी कि जैसे किसी चीज़ का असर था, वो असर मिट गया तो वो डिस्पेल्ड हो गया, ठीक है। यानी उस पर कोई स्पेल या जादू किया हुआ था, वो डिस लग गया तो डिस्पेल्ड हो गया, यानी उसका जादू का असर कम हो गया। तो या तो कोई डाउट कंफर्म होता है कि हाँ भाई मैंने तो सोचा था और ऐसे ही हुआ तो ये कंफर्म हो गया, या आपको डाउट था लेकिन वो अब नहीं रहा। तो दो कंडीशन होता है, दोनों में से या तो मेरा बी या डी जाएगा। अब अगर हम गौर से सेंटेंस को पढ़ लेते हैं तो लगता है कि आंसर होना चाहिए आपका डी, कि जब मैंने उसके सारे आर्ग्यूमेंट्स को सुना जो कि कन्विंसिंग थे, जिसने मुझे कन्विंस कर दिया, मतलब वेरी क्लियर, कन्विंसिंग था, क्लियर था, ठीक है, तो मेरे सारे डाउट्स जो थे वो क्या हो गए, डिस्पेल्ड हो गए, ठीक है, और बाद में मैं मजबूर हो गया उसके उस पॉइंट को मानने के लिए। ये सेंस हो रहा है, ना कि मैंने ध्यान से सुना और मेरे सारे डाउट कंफर्म हो गए। अगर डाउट कंफर्म हो जाएगा तो फिर आप उसके साथ एग्री नहीं करोगे, है ना। अगर आपको किसी चीज़ पर डाउट है, कोई आर्ग्यूमेंट हो रही है, आपको डाउट हो गया और आपका डाउट अगर कंफर्म हो जाता है तो यू वांट एग्री विद हिम, तो ये आंसर नहीं होगा, तो आंसर जाएगा डी। बल्कि आपका डाउट तब एग्री करेंगे जब आपके डाउट्स को क्या किए जाएंगे, क्लियर किए जाएंगे। क्लियर? चले, अब एक आखिरी सवाल आपके लिए। वॉज इनिशियल, इनिशियल मतलब शुरुआत, तो शुरुआत में इनिशियल सजेशंस एट द सजेशन, कोई सजेशन की बात हो रही है, बट सून डैश हिमसेल्फ, ओके। कह रहा है कि शुरू में वो सजेशन को लेकर कैसा था और बाद में कैसा हो गया, ये सेंस है। तो कोई सजेशन है उसको लेकर आप थ्रिल्ड हो सकते हो, थ्रिल्ड मतलब रोमांचित हो सकते हो, एक्साइटेड हो सकते हो, शॉक्ड भी हो सकते हो, कोई सजेशन दिया आप उस पर शॉक भी हो सकते हो, सस्पिशस भी हो सकते हो, उसके सलाह पे आपको शक भी हो सकता है, इम्प्रेस भी हो सकते हो। तो इधर से देखें तो चारों सही है, मगर आंसर तो एक होगा, इसका मतलब आपको इधर से भी चलना पड़ेगा। तो शुरू में किसी के सजेशन को लेकर आदमी अब है कि जब वो यहाँ पे सेंस दे रहा है कि थ्रिल्ड है तो प्रोपगेट का मतलब होता है स्टार्ट करना, किसी चीज़ को स्टार्ट करना या उसको आगे बढ़ाना, ये भी कह सकते हैं, बट नॉर्मली प्रोपेगेट होता है, जैसे कोई प्रोपेगेंडा उसको स्टार्ट करते हैं, प्रोपेगेट करना, इन्वेंट करना। तो कहता है कि ही वॉज इनिशियली थ्रिल्ड
और बाद में प्रोपगेट करने लगा। देखो एक बात आप यहाँ समझ लो अच्छे से, जब हम बट से दो बातों को जोड़ते हैं, चाहे दो वर्ड को चाहे दो सेंटेंसेस को, तो एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कंजंक्शन में, और अगर नहीं पढ़ा है तो मेरा वीडियो देख लीजिए कंजंक्शन का प्लेलिस्ट में जाकर। तो यहाँ कह रहा है कि सजेशन पे एक तरफ हमको पॉजिटिव लेना है, थ्रिल्ड और प्रोपगेट एक ही चीज़ हो जाएगा। थ्रिल्ड था इसलिए प्रोपगेट किया, तो यहाँ तो बट का काम नहीं है, लेकिन बट लगा, इसका मतलब थ्रिल्ड होने से प्रोपगेट होगा, इसका मतलब ये बराबर जा रहा है, ये सेंस नहीं होगा। शक और ट्रस्ट ये जा सकता है, इम्प्रेस नेगेट जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे शक क्या होगा, सस्पिशियस, कि ही वॉज इनिशियली सस्पिशियस एट द सजेशन बट सून ट्रस्टिंग इट हिमसेल्फ। जी नहीं, यहाँ पे सस्पिशियस जा सकता है लेकिन ट्रस्टिंग नहीं होगा। ठीक है, कि वो सस्पिशियस था लेकिन बाद में मानने लगा, तो मानने लगा तो फिर हिमसेल्फ क्यों लगा रहे हैं, तो ये नहीं लेगा, सेंस नहीं देगा। फिर है इम्प्रेस, शुरू में इम्प्रेस हो गया बाद में मना करने लगा, नहीं, ये भी मीनिंग नहीं देगा। तो सेंस जाएगा बी, कि शुरू में वो शॉक हुआ, ही वॉज इनिशियली शॉक्ड, कि वो शुरू में किसी के सजेशन पे राय पे क्या हुआ, शॉक्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। लेकिन जल्द ही एडवोकेटिंग करना, एडवोकेट करना का मतलब होता है किसी की बात की पैरवी करना। तो पहले वो उस बात की मुखालफत यानी कि उसकी बुराई कर रहा था या उस पर यकीन नहीं रख रहा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे या जल्द ही वो उसकी खुद पैरवी करने लगा कि हाँ ये सही है, ये करना चाहिए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज बी। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि डबल फिलर्स के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाएंगे, और अगर नहीं तो कमेंट करके बताइए, मैं इसका पार्ट 2 बनाकर फिर दूसरे क्वेश्चंस के साथ बता दूंगा। ठीक है, पर आप लोगों की एक प्रॉब्लम है कि आप लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट भी नहीं करते। जब भी मैं कहता हूँ कि आप कमेंट करेंगे तो मैं आपका इसका पार्ट 2 बनाऊंगा या 3 बनाऊंगा, पर कोई कमेंट करके नहीं बताता, मतलब किसी को परवाह ही नहीं है कि इसका पार्ट 2 बने या ना बने। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।